नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। जिस स्वयंसेवी संगठन पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के संदेह में प्रतिबंध लगाया गया था, जो संगठन आपातकाल के समय प्रतिबंधित रहा और जो संगठन बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद बैन किया गया, जिस संगठन पर 6 दशक से इस बात के लिए प्रतिबंध लगा था कि उसकी संस्था में, उस संगठन में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी शामिल नहीं हो सकते। यानी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर यह प्रतिबंध था कि वे जिस संगठन की गतिविधियां उचित नहीं है उसमें शामिल नहीं हो सकते, उसकी गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते। उस संगठन यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगा हुआ यह प्रतिबंध और कर्मचारियों के लिए की गई ममानियत अब खत्म कर दी गई। भारत सरकार ने यानी एनडीए सरकार ने यानी नरेंद्र मोदी की सरकार ने 9 जुलाई 2024 को एक आदेश निकाला है, जिसके जरिए उस प्रतिबंध को हटा लिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में केंद्र सरकार के कर्मचारी अधिकारी शामिल नहीं हो सकते। आइए तफसील से इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं कि क्या था प्रतिबंध और अब क्यों हटाया गया है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि 1925 में विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम के स्वयंसेवी संगठन की स्थापना हुई थी। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार उसके संस्थापक थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुद को एक गैर राजनीतिक संगठन होने का दावा करता है, लेकिन अतीत में अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं, बार बार यह साबित हुआ है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी तरह से राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त रहा है। पहले आपको यह स्मरण करा दें कि 3 बार उस पर कब कब प्रतिबंध लगा था। आप सब जानते हैं कि 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई थी और उसके बाद सबसे पहली बार प्रतिबंध सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गृह मंत्री की हैसियत से यानी भारत सरकार ने उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रतिबंधित किया, क्योंकि संघ के कार्यकर्ता महात्मा गांधी की हत्या में लिप्त पाए गए थे। उसके बाद 1975 में जब आपातकाल लगा, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने सत्ता विरोधी, सरकार विरोधी गतिविधियों के चलते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया था। तीसरी बार आरएसएस पर बैन लगा 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद। उसके बाद जिस तरह से सांप्रदायिक उन्माद देश भर में फैला था, उसको देखते हुए आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगा था। जब सरदार पटेल के समय पहली बार बैन किया गया आरएसएस को, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बाद में सरकार को, सरदार पटेल को, केंद्र सरकार को लिखित में यह आश्वासन दिया था कि वे किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे, हिंसा के विचार से दूर रहेंगे और देश के संविधान, भारत के संविधान में आस्था रखकर काम करेंगे। तब उन पर से प्रतिबंध हटाया गया था। आप सब जानते हैं, जब देश आजाद हुआ, संविधान बना, तो आरएसएस ने भारत के संविधान को स्वीकार नहीं किया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को भी स्वीकार नहीं किया था और उसके बाद उसकी गतिविधियों को देखते हुए तत्कालीन भारत सरकार ने 1966 में एक आदेश निकाला था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि आरएसएस सिर्फ एक स्वयंसेवी सामाजिक सेवा वाला संगठन नहीं है। उस आदेश के बाद 1966 के उस आदेश को 1970, जुलाई 1970, अक्टूबर 1980 में भी भारत सरकार ने दोहराया, यानी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा रहा। यहां यह याद दिलाना भी जरूरी है कि आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने का यह प्रतिबंध गैर कांग्रेसी सरकारों के समय भी लागू रहा। 1966 के बाद से लेकर अब तक यानी 2024 तक लगभग 6 दशक में कई गैर कांग्रेसी सरकारें आई। जनता पार्टी की सरकार, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, चंद्रशेखर,
इंद्र कुमार गुजराल, विश्वनाथ प्रताप सिंह और वहां से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार तक। लेकिन किसी भी गैर कांग्रेसी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर लगे हुए इस प्रतिबंध को नहीं हटाया। यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री रहे, तब भी उनकी सरकार में भी ये प्रतिबंध यथावत लागू रहा है। और अब जो 9 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार के मंत्रालय ने, डीओपीटी ने जो आदेश जारी किया है, उसके मुताबिक अब सरकारी कर्मचारी और अधिकारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। इस आदेश में उन तीनों आदेश का हवाला है 1966, 1970, 1980। ये आदेश हम आपको क्रमशः स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इस ताजा आदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस प्रतिबंध से मुक्त कर दिया गया है। यानी अब खुलकर बेखटके, बेरोक टोक सरकारी कर्मचारी और अधिकारी आरएसएस की शाखाओं में जा सकेंगे, उसके पथ संचलन में शामिल हो सकेंगे, उसकी बाकी गतिविधियों में भी शरीक हो सकेंगे। इस वक्त देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की करीब 56,000 से ज्यादा दैनिक शाखाएं हैं, जो सुबह सुबह शहरों में, कस्बों में, गांवों में, खुले मैदानों में, खेल के मैदानों में, स्कूलों के परिसरों में लगते हैं। इन शाखाओं के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कम से कम 80 से अधिक समविचार वाले, यानी संघ के विचार से सहमत और उसके आनुषंगिक संगठन भी सक्रिय है। और अब इस आदेश के बाद सरकारी अधिकारी और कर्मचारी संघ और उस संघ के से जुड़े हुए तमाम संगठनों में सक्रिय रूप से भागीदारी कर सकते हैं। अब वे दशहरे पर निकलने वाले पथ संचलन में भी शामिल हो सकते हैं, संघ की शाखाओं में भी जा सकते हैं, उसके और जो सामाजिक कामकाज हैं उनमें भी वे शरीक हो सकते हैं। लेकिन यहाँ ये याद दिलाना जरूरी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक गैर पंजीकृत संस्था है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आज तक पंजीयन नहीं हुआ है। जिस तरह से किसी भी सामाजिक संस्था का, सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाली किसी भी संस्था का पंजीयन करवाना अनिवार्य है, जो फर्म्स एंड सोसाइटीज में संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई पंजीयन आज तक नहीं है। उसकी तमाम शाखाएं देश विदेश में फैली हुई हैं, उसका तमाम आर्थिक कारोबार, दान लेने का काम और तमाम जो सामाजिक गतिविधियों में वो खर्चा करती है संस्था, उसका लेखा जोखा भी पंजीकृत संस्था के नियमों के अंतर्गत नहीं होता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि भले ही सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा रहा हो, लेकिन दबे छुपे तौर पर हमेशा ही आजादी के बाद से सरकारी अधिकारी और कर्मचारी संघ की संस्थाओं से, संघ से जुड़े रहे हैं। यहां तक कि सरकारी तंत्र में ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें संघ की विचारधारा से प्रेरित, प्रभावित लोग पहले से मौजूद न हो। सबसे हैरत अंगेज कारनामा अभी जो सामने आया है वो है हमारी न्यायपालिका में भी संघ की विचारधारा के लोगों का शामिल होना। 2 हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने पिछले दिनों सेवानिवृत्त होने के बाद या इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता प्राप्त की है। सबसे पहला नाम है अभिजीत गंगोपाध्याय, पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट में जज थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, 3 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। दूसरे हैं जस्टिस रोहित आर्या, ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए और तत्काल ही चंद दिनों के भीतर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता प्राप्त कर ली। दोनों ही जजों ने खुलकर कहा कि वे हमेशा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से प्रभावित थे, उससे संबद्ध थे, उससे उनका बहुत करीबी रिश्ता था। यद्यपि दोनों ने यह कहा कि वे न्यायाधीश की आसंदी पर बैठकर न्याय करते समय किसी भी तरह के राजनीतिक विचार से प्रभावित नहीं रहते थे। लेकिन इन 2 उदाहरणों से आप जान सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर और हमारे प्रशासन तंत्र के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों के बीच में घुले मिले हुए हैं। एक मजेदार बात यह भी है कि हमेशा संघ ये दावा करता है कि उसका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, वो एक गैर राजनीतिक संगठन है,
उसका भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन महामंत्री का पद होता है, चाहे वो जिला और संभाग स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का हो, वो संगठन महामंत्री संघ से ही डेपुटेशन पर, प्रतिनियुक्ति पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है। एक प्रमाण और, बिल्कुल ताजा प्रमाण, अभी 2 दिन पहले भोपाल में आरएसएस की यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय बैठक हुई थी और उस समन्वय बैठक में सर कार्यवाह अरुण कुमार शामिल हुए। सर कार्यवाह बहुत महत्वपूर्ण पद है, सरसंघ चालक के बाद तीसरे चौथे नंबर का। अरुण कुमार उसमें शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री हितानंद, इन सब की मौजूदगी में सरकार और संगठन के कामकाज की समीक्षा की गई। सर कार्यवाह अरुण कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ समन्वय की बैठक करके पार्टी के कामकाज की समीक्षा की, भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया। उसके बाद मुख्यमंत्री और मंत्रियों से भी मुलाकातें हमेशा से ही संघ के पदाधिकारियों की होती रही। 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी केंद्र में, तब भी सितंबर 2015 में दिल्ली में एक बैठक हुई थी, संघ और भाजपा के बीच, सत्ता और संगठन के बीच समन्वय बैठक। उसमें सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत भी शामिल हुए थे और सत्ता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल के तमाम मंत्री उस बैठक में शामिल हुए थे। इसलिए ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी से आरएसएस का वैसा कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, पूरी तरह बेमानी है। संघ प्रकारांतर से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पितृ संगठन है, उसका संरक्षक है। बीजेपी की सारी गतिविधियों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बराबर से शामिल होता रहा है। और अब इस आदेश के बाद जो केंद्र सरकार ने 9 जुलाई को निकाला है, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी खुलकर शाखाओं में जा सकेंगे, आरएसएस की शाखाओं में जाकर नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि कर सकेंगे, ध्वज प्रणाम करेंगे संघ के ध्वज को। इसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया सेल के चेयरमैन जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा है कि लगता ऐसा है लगभग 6 दशक बाद सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए संघ के दरवाजे खोलने से ऐसा लगता है कि 4 जून के बाद संघ और मोदी के रिश्तों में जो कड़वाहट आई थी, उसे सुधारने के लिए सरकार ने संघ को खुश करने के लिए उस प्रतिबंध को हटाया है, जो प्रतिबंध 60 साल से लागू था, जिसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों ने भी नहीं हटाया था। जयराम रमेश कहते हैं कि अब नौकरशाही निक्कर में भी आ सकती है। आप सब जानते हैं संघ के गणवेश को लेकर हमेशा ये चर्चा होती रही है। पहले वो हाफ पैंट पहना करते थे संघ के स्वयंसेवक और कार्यकर्ता, लेकिन अब खाकी रंग का फुल पैंट पहनने लगे। तो जयराम रमेश का निशाना उसी बात को लेकर है कि अब नौकरशाही निक्कर में भी आ सकती है। दूसरी एक और घटना की तरफ ले चलते हैं। एक बड़ी घटना हुई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र का एक गांव है, वहां पर 2 दिन पहले एक हृदय विदारक घटना हुई। हिनौता जौराट नाम का गांव है, वहां से एक भयावह वीडियो सामने आया। उस गांव में एक परिवार, एक कुनबे के बीच निजी संपत्ति यानी गांव की खेत की जमीन पर, उनकी खुद की खेत की जमीनों को लेकर कोई विवाद चल रहा था। एक पक्ष उसमें से, उस निजी जमीन में से सड़क बनाना चाहता था, दूसरा पक्ष उस पर आपत्ति कर रहा था। उस पक्ष के लोग, महिलाएं, पुरुष, बच्चे उस बनती हुई सड़क के विरोध में खेत में खड़े हुए थे। लगातार उस परिवार की महिलाएं सड़क बनने के काम को रोकने की कोशिश कर रही थी। हम आगे आपको वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरह महिलाएं बुलडोजर, हाइवा और जेसीबी मशीनों के सामने खड़े होकर सड़क बनने के काम को रोकने का आग्रह कर रही हैं। लेकिन उसी वक्त वो दर्दनाक हादसा होता है, जो कि सोच समझकर किया गया है या अनजाने में हुआ है, ये आगे जांच में सामने आएगा। लेकिन एक डंपर में लदी हुई टनों मुरम 2 महिलाओं के ऊपर पटक दी जाती है। 2 महिलाएं उस मुरम के नीचे पूरी तरह दब जाती हैं।
एक महिला गले तक उस भारी भरकम मुरम के नीचे दबकर जिंदगी और मौत की भीख मांगने लगती है। दूसरी महिला कमर तक जमीन में गड़ जाती है। यानी दो महिलाओं को जिंदा जमीन में गाड़ने की कोशिश की जाती है। जैसे ही गांव वालों को, बाकी लोगों को इसकी खबर लगती है, लोग दौड़कर आते हैं और उन महिलाओं को जैसे तैसे उस मुरम और गिट्टी के ढेर से बाहर निकालते हैं। आइए पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर जरा भी देर हो जाती तो दोनों महिलाएं अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठती। आइए वीडियो देख लीजिए। सियाप मारी लिया, दौड़ के सियाप मारी लिया। इस घटना को लेकर एक स्थानीय ग्रामीण ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक जो आरोपी थे, जिन लोगों ने इन महिलाओं को मिट्टी मुरम के नीचे दबाकर मारने की कोशिश की, लेकिन किसी ने इसका वीडियो बना लिया। इस घटनाक्रम का पूरा घटनाक्रम शुरू से आखिर तक वीडियो में दर्ज हो गया। तो उन आरोपियों ने इस मोबाइल को लेकर भी हाइवा मशीन के नीचे दबाकर उसे पूरी तरह नष्ट करने की कोशिश की है। आइए ये बयान भी सुन लीजिए। देखिए, ये वही मोबाइल है जिस मोबाइल से घटना के पूरे वीडियो बनाए गए थे, लेकिन वो जाते जाते इस मोबाइल को भी हाईवा के नीचे रख के दबा दिए थे। पुलिस को चाहिए था, अगर पुलिस के पास संवेदनशीलता होती और पुलिस चाहती कि वास्तव में हत्या करने का जो प्रयास था, किस तरह के कृत्य किए गए, जनता के सामने आते और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगती, तो पुलिस को चाहिए था कि इस मोबाइल को तत्काल जब्त करके ले जाती है और इसके जो सीडीआर हैं या इसके अंदर जो बैकअप है, जो वीडियो ले गए थे, निकाले जाते। तो हो सकता है कि अगर पुलिस को लगता है कि गलत आरोप है, वो भी सामने आता। ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। आपके माध्यम से एसपी महोदय रीवा से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने विश्वस्त लोगों को भेजकर और इस मोबाइल को लेके और जितना इसमें बैकअप है घटना का, उसे देख लें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किस तरह से दो महिलाओं की हत्या का प्रयास किया गया और हत्या का प्रयास करने वाले कौन थे, घटना कैसे की गई, सारे साक्ष्य इसमें सबूत के तौर पे भी हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर रीवा के पुलिस कप्तान पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह का क्या कहना है, उनका बयान भी हम आपको सुनवाते हैं। उनका कहना यह है कि एक पारिवारिक विवाद है, ये कि कुनबे के लोग थे, जिसमें जो महिलाएं गिट्टी के नीचे दब गई, उनके नाम ममता पांडे और आशा पांडे हैं, और जो आरोपी पक्ष है उसमें गोकर्ण पांडे, विपिन पांडे, प्रदीप कोल जो डंपर चालक था, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है, शिकायत दर्ज करा ली गई है। आइए एसपी विवेक सिंह का ये बयान सुनिए। के ही गढ़ थाना क्षेत्र के अभिषेक पांडे जो सिपाही है वहाँ, जिनका नाम आ रहा है राजेश सिंह, उनके द्वारा अपने ड्राइवर से कहा जा रहा था, मीडिया में काफ़ी चला था कि पुलिस वाले के ऊपर गाड़ी चढ़ा देना, मैं देख लूँगा। इसमें इस घटना में भी राजेश सिंह का ही नाम आ रहा है। राजेश सिंह के पास आपके चौकी क्षेत्र में क्या मोरंग की कोई ऐसी खदान है? नहीं, राजेश सिंह चूँकि जेसीबी डंपर का काम करते हैं तो मोरंग की तो खदान नहीं है, वो कहीं से हो सकता है ला के सब करते हो। बाकी पुराना जो चर्चा कर रहे हैं उसके विषय में मुझे बहुत जानकारी नहीं है। दोनों महिलाओं की स्थिति क्या है? एक महिला ठीक है, एक महिला की स्थिति ठीक है, थोड़ा अंदरूनी उनको समस्या है, तो अभी अस्पताल में इलाज चल रहा होगा। किन किन धाराओं में अभी तक प्रकरण दर्ज हुआ? ये चूँकि मानव वध तरीके से था, आपराधिक मानव वध की धारा 110 BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
डंपर को हमने जब्त कर लिया है, चालक फरार है, चालक की पता तलाश लगातार जारी है। आपने गाड़ी मालिक जो है राजेश सिंह उससे बात की, क्योंकि मीडिया के माध्यम से उनका नाम आ रहा है? जी, उनको भी बुलवाया है कि डंपर जो चालक है उनको तुरंत पेश करें हमारे पास। धन्यवाद। आपका नाम सर? मैं उप निरीक्षक राम नरेश तिवारी। थैंक यू सर। इस दर्दनाक घटनाक्रम को लेकर मध्य प्रदेश के तमाम बड़े बड़े नेताओं ने, भूतपूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, तमाम नेताओं ने इस घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। सभी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में दलित, आदिवासी और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार महिलाओं की सुरक्षा करने में विफल रही। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने जाना कि केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने के लिए मुक्त कर दिया है। 1966 में लगा प्रतिबंध अब हटा लिया गया है, यानी देश भर के सरकारी अधिकारी और कर्मचारी खुलकर संघ की शाखाओं में जा सकेंगे, आरएसएस के लिए काम कर सकेंगे। दूसरी घटना आपने देखी कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले में 2 महिलाओं को जिंदा गाड़ने की कोशिश की गई। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।